तो यार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस टॉपिक में। और आज से दोस्तों हम स्टडी शुरू करने वाले हैं। हम थोड़ा सा बैक पार्ट छोड़ने वाले हैं और इम्पोर्टेंट पार्ट को शॉर्ट नोट्स के द्वारा हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये हमारी एसएससी सीएचएसएल जीडी एमटीएस की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मौर्य काल से। ठीक है, मौर्योत्तर काल से। तो गाइस, इसमें क्या होता है, देखो मौर्योत्तर काल है तो यार मौर्य साम्राज्य है, जो कि इसमें ये दो पार्टों में डिवाइडेड होता है। देखो, मौर्य साम्राज्य है और मौर्योत्तर काल आएगा। सेकंड टॉपिक इसका मौर्योत्तर काल होगा। ठीक है, तो अभी देखो मौर्य साम्राज्य है, जिनके कुछ चार फैक्ट्स हैं। देखो दोस्तों, फैक्ट्स हैं इसमें। देखो, जानकारी के स्रोत दिए गए हैं और अभिलेख। जानकारी के स्रोतों में क्या होगा कि यहाँ पर हमको कुछ आर्किटेक्चर के द्वारा यानी आर्कियोलॉजी के द्वारा कुछ सोर्सेज मिले हैं, जिनके द्वारा हम पीछे की जो भी राजा महाराजा थे उनके जो भी पुरातत्व के स्रोत थे उनके हम बस अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला था। और अभिलेख में हम इस पे शिलालेखों पर अंकित किया गया था। शिलालेखों पर लिखा गया था हैंडराइटिंग के द्वारा। इसमें अधिकतर प्राकृत और पाली भाषा का जिक्र हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसमें सात स्तंभ और गुहालेख ये लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, और अब आते हैं हम दूसरा हमारा है शासक चंद्रगुप्त मौर्य इस फर्स्ट शासक थे मौर्योत्तर साम्राज्य के। फिर सेकंड पे बिंदुसार और तीसरे थर्ड पे थे हमारे अशोक। फिर दशरथ थे, फिर संप्रति थे, फिर बृहद्रथ थे, जो अंतिम शासक थे। इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा हो जाता है हमारा, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक हो जाता है, और फिर लास्ट का अंतिम हो जाता है भद्रदत्त है। और अन्य स्रोत है हमारे, जैसे सामाजिक प्रशासन कैसा था जो इस टाइम का, समाज कैसा था, और अर्थव्यवस्था और धर्म और वास्तु कला इत्यादि चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, सबको हम डिस्कशन करने वाले हैं विस्तार से, और इनमें से काफ़ी ज़्यादा कम से कम हर एक प्रिपरेशन की इसमें से कम एक सवाल बनता ही है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये कुछ शासक था। देखो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य पहले कुछ ये वेस्ट बंगाल से फैला था, फिर इसके बाद में इतना आया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर उतना हो गया, फिर ये अफगानिस्तान में भी कब्जा कर लिया। इस टाइम ये अफगानिस्तान चौथे में शुरू हो गया था, और एंड में जाके भारत में पूरे में हो गया था। बट नीचे का ये थोड़ा बहुत हिस्सा छोड़ के ये सारे में मतलब मौर्य साम्राज्य फैल गया था। तो गाइस, अब जानकारी के स्रोत साहित्य और पुरातत्व। इसमें क्या क्या हमको देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र मिलता है हमारा, जो कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। इसको आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखो, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा, इंडिका मैग्नेस द्वारा, ये ग्रंथ है, ये पुस्तक है, इनको आपको याद रखना है। और फिर मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, और मुद्रा राक्षस पर टीका धुंडीराज। और फिर आता है हमारा वृहत कंथामंजरी। और फिर आते हैं बौद्ध ग्रंथ, जो कि महाबोधि वंश और दिव्यावदान और महावंश और दीपवंश और दीर्घ निकाय के बारे में बौद्ध ग्रंथ के द्वारा हमको इनकी व्याख्या मिलती है। और कल्पसूत्र भद्रबाहु और विष्णु पुराण, जिसमें विष्णु वंश के पुराणों की अभिलेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, पुरातत्व स्रोत में हमको क्या क्या मिलते हैं। अशोक के अभिलेख जो कि लिखित हैं, और सोहगारा ताम्रलेख और महास्थान अभिलेख जो कि बोगरा बांग्लादेश में है। और अकालेतु अन्न भंडारण और वितरण, हमारा बोगरा बांग्लादेश में अभिलेख में क्या हुआ था कि एक गुफा थी, उसमें अकाल हेतु अन्न भंडारण का विस्तार वहाँ पर मिला है। ठीक है, और अब इसके बारे में हम इन फैक्टों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, इन फैक्टों को हम सबको विस्तार से पढ़ेंगे। तो नीचे आ जाते हैं, इसमें अर्थशास्त्र आता है। सबसे अर्थशास्त्र को कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। कौटिल्य विष्णुगुप्त और चाणक्य और दिजर्स चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान मंत्री हैं। ये इनके प्रधानमंत्री हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य प्रधानमंत्री हैं। ये इनके नाम दिए गए हैं। वहाँ पर इनको किस किस नाम से पुकारा जाता था, इनके नाम दिए गए हैं। कौटिल्य के पिता का नाम था चाणक्य।
चणक इनके पिता का नाम था। अर्थशास्त्र की खोज और अर्थशास्त्र की खोज इसमें देखो दोस्तों, अर्थशास्त्र की खोज और प्रकाशन रुद्रपट्टन सामा शास्त्री द्वारा किया गई थी। और सिद्धांतों का विस्तार कामदी की नीति सार के द्वारा दिया गया था। राजनीतिक सिद्धांतों की पुस्तक बीसी ने लिखी थी, कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी। तुलना की जाती है इसके अर्थशास्त्र की, जो भी इन्होंने लिखा है उनकी तुलना की जाती है द प्रिंस की, मैकियावेली से, और मंडल सिद्धांत विदेश नीति से व्याख्या की जाती है। अब दूसरा आ जाता है इंडिका, जो कि मैगनेस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो सेल्यूकस राजा था उसका राजदूत था मैगस्थनिज, जिन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी है। तो गाइस इसमें सबसे पहले आ जाता है पाटलिपुत्र में का वर्णन किया है इन्होंने अपनी इंडिका पुस्तक में, ठीक है दोस्तों। तो पाटलिपुत्र विशाल प्राचीर से घिरा 64 द्वार थे, यानी कि पाटलिपुत्र विशाल प्राचीर दीवार से घिरा था और उसमें 64 द्वार थे, यानी 64 दरवाजे थे जहाँ से प्रवेश ले सकते हैं पाटलिपुत्र में। 2 या 3 मंजिलों की लकड़ी के घर थे, यानी कि 2 से 3 मंजिल के लकड़ी के घर थे। यहाँ पर लकड़ी के घर बनाए जाते थे, पत्थर का कम ही उपयोग किया जाता था। राजा का महल लकड़ी और प्लस पत्थर के द्वारा होता था। और महल के चारों तरफ उद्यान था, यानी कि वाटिका थी। और सम्राट की शोभा यात्रा, महिला अंगरक्षक थे, यानी कि सम्राट की शोभा यात्रा के लिए कुछ मनोरंजन कार्य थे, और महिला रक्षक सम्राट के चारों ओर हमेशा रहती थी। अब इसके बाद आते हैं अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख हमको लिखित मिलते हैं, जिससे उसके उस टाइम जो कुछ भी हुआ था उसका वर्णन यहाँ से हमको मिलता है। तो गाइस देखो सकते हैं अशोक में शिलालेख प्रचलन, ये अशोक द्वारा किया गया है। सर्वप्रथम खोज टी फेथलर दिल्ली मेरठ लेख 1750 में सबसे पहले खोज की गई थी अशोक के अभिलेखों की, टी फेथलर दिल्ली मेरठ में। और पठन, यानी कि ये इन्होंने खोज तो कर दी बट ये पढ़ नहीं पाए थे इनको। तो पढ़ने का कार्य सबसे पहले किसने किया? जेम्स प्रिसेंस से 1837 में इन्होंने इनको पढ़ा था। तो गाइस ये है उनका जो कि, और भाषा थी इनकी मगधी और प्राकृत 4 लिपियाँ थी। ब्राह्मी लिपि सबसे ज़्यादा थी, और खरोष्टी उत्तर पश्चिमी भारत में, ग्रीक और अरामीक ये भाषाओं में इन्होंने लिखा था। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख 13वां शिलालेख है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो रेड में हो रहा है वो सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अब भाई क्या होता है शिलालेख 7 स्तंभलेख और गुहालेख। इनमें शिलालेख को 14 वृहत मिनी माजोर और 15 लघु मिनी मिनोर के रूप में बांटा गया है। तो अशोक के प्रमुख शिलालेख संबंधित स्थान, तो ये इम्पोर्टेंट है कि भाई कौन से स्थान कहाँ पर मिला, तो साहेब वाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है, मनसेहरा हजारा पाकिस्तान में है, कालसी उत्तराखंड में है, और गिरनार गुजरात में। गिरनार तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, गिरनार मतलब जो भी हमारा मतलब गुजरात में वो है ना, गिर नेशनल पार्क, तो गिरनार ऐसे ध्यान रख सकते हैं। धौली जोगढ़ ओडिशा, एरगुड़ी आंध्र प्रदेश, सोपारा महाराष्ट्र, रूपनाथ तथा गुजरा एमपी में। तो ये और हैं हमारे सासाराम बिहार में, बाबरू लघु वैराठी राजस्थान में, मास्की और एलहंकली कर्नाटक, और अरहोर उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। इसमें इंग्लिश में भी अवेलेबल है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय। तो अशोक के प्रमुख शिलालेख थे, जिनमें उनमें कौन सी मतलब पहला, चौथा, तीसरा, पांचवा, जो भी उनके प्रमुख 13वां अभी हमने पढ़ा था सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? 13वां अभिलेख है। ये देख सकते हैं कि 13वां शिलालेख है। तो अब इसमें हम पढ़ते हैं कि कौन सा शिलालेख इम्पोर्टेंट है, जिनको हमको ध्यान से पढ़ना है। पहला अभिलेख आता है पशु बलि की निंदा, यानी कि पशु बलि ना करें, उन पर प्रतिरोध लगाएं। और दूसरा है हमारा भारत का प्रथम चिकित्सालय मनुष्य व पशु चिकित्सक, यानी कि चिकित्सालय पर जोर दे, या कि जो है कि पशु और
मनुष्यों की कोई बीमारी का हल ढूंढा जा सके। और तीसरा है, राज्य के अधिकारी को हर 5 वर्ष की दौरे पर जाना चाहिए। ये भी है, यानी कि अपनी जो भी आपको राज्य दे रखा था उस समय, उसमें आप उसको विजिट करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है जनता। तो बेहरी घोष की जगह धम्म। और पांचवा है धर्म महामात्रों की नियुक्ति। छठवा है आत्म नियंत्रण की शिक्षा। और सातवां व आठवां है अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नवे में है सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार। और अपना 10वां आता है राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हितों में सोचेंगे। और 11वां आता है धम्म की व्याख्या। और इस 12वें धम्म में अपना शिलालेख में क्या होता है कि स्त्री महामात्राओं की नियुक्ति और धार्मिक समन्वय या सहिष्णुता, यानी कि महिलाओं को नियुक्त किया जाए, उनको अलग अलग चीज़ों में भाग लिया जाए, और धर्म और सहिष्णुता का वो था। और 13वां आता है कलिग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन। 5 यवन राजाओं का उल्लेख। और 14वें में आता है जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित। ये सबसे लंबा था, इसका इंपॉर्टेंट है 13वां, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना होगा। कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन और 5 यवन राजाओं का उल्लेख। अब आ जाते हैं, ये हमारे कुछ वो हैं। देखो, दिल्ली टोपरा में मूलतः अम्बाला हरियाणा में आता है। फिरोज शाही तुगलक द्वारा दिल्ली, अन्य नाम स्वर्ण मीनार, दिल्ली मेरठ में, मूलतः मेरठ यूपी में है। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली, यानी कि फैक्ट्स हैं, अभिलेख हैं जो मिले हैं वहाँ पर। प्रयाग अकबर कौशाम्बी स्तंभ लेख छोटा है, अन्य नाम है रानी के का अभिलेख, अशोक की रानी करुबकी चारुवाकी। प्रमुख तथ्य और रुमनदेई लघु स्तंभ लेखन लुधियाना नेपाल, यानी अशोक के अलावा और भी कई मतलब अभिलेख पाए गए हैं, उनके प्रमुख हैं, उनको हम पढ़ेंगे। 20 वर्ष में लुधियाना की धर्म यात्रा, भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया, यानी 1/8 उस टाइम भूमि का कर घटाकर कर दिया गया था। भाई उस टाइम तो भाई ये 1/2 भी लेते थे, मतलब एक में से आधा हिस्सा हो गया, ये तो 8वां भाग ले रहे थे। धर्म कर या बलि की समाप्ति, यानी धर्म पर कोई कर नहीं लिया जाएगा, और जो भी गाय बैल बछड़े हैं जिनकी वो दी जाती थी बलि, उनको बंद किया जाएगा। बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम ये बहुत प्रसिद्ध हुए थे। और सर ए कुना अभिलेख कंधार द्विभाषा ग्रीक व अरामीक में किया गया है इसका, ठीक है। और फिर आता है शहबाजगढ़ी व मनसेहर अभिलेख पेशावर पाकिस्तान में है। ये भाषा प्राकृत है, लिपि खरोष्टी दाएं से बायां, यानी कि ये दाएं से बायां लिखा जाता था, यानी कि ये अपना तो ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे, ये अपने तो ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे लिखते थे, तो ये होती है दाएं बायां लिपि खरोष्टी। बाबरू लेख बैराठी राजस्थान, अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा, यानी कि अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा। बैराठी राजस्थान बाबरू लेख जो मिला है उसमें बाबरू अरोही रुमनदेई व निगाल सागर लेख अशोक के बौद्ध अनुयायी होंगे का परिणाम है। गुर्जरा द्वितीय मध्य प्रदेश में है। कर्नाटक के मास की नेत्रु और उडेगोलम लघु शिलालेख अशोक का ये देख सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लिपि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बुद्ध को कनक मुनि कहा गया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। निगाल सागर निबली नेपाल, बुद्ध को कनक मुनि कहा गया है। इसमें कुछ ये अभिलेख हैं जो कि हमको वहाँ पर मिले हैं, इनके अंश मिले हैं। अब आती है मौर्य साम्राज्य की स्थापना, जो कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना है चाणक्य द्वारा किए गए। चाणक्य व चंद्रगुप्त द्वारा मगध के अंतिम शासक गणानंद को हराकर चंद्रगुप्त द्वारा मौर्य समाज की स्थापना की गई थी। मौर्य समाज की संस्थापना, ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त द्वारा मौर्य समाज की संस्थापना की गई थी। भारत का प्रथम साम्राज्य था। समकालीन, यानी कि इसका टाइम पीरियड है 322 से 185 BCE। मौर्यों की उत्पत्ति, मुद्राराक्षस और विशाखादत्त नंदराज पुत्र चंद्रगुप्त को वृषल निम्न कुलहीन का है। इसमें अर्थात यह है कि चंद्रगुप्त को
सबसे नीचे वर्ग का कहा गया है। इनमें सब में नीचे वर्ग का कहा गया है। वृहत कंथामंजरी क्षेमेंद्र में शूद्र कहा गया है। इंडिका मेगिस्ते में निम्न कुल का कहा गया है। पुरास में इसको शूद्र कहा गया है। और देख सकते हैं ये बौद्ध साहित्य दीपवंश में महावंश को उच्च कुल का माना है। परिशिष्ट हेमचंद्र को मयूर ग्राम के मुखिया माना गया है। जूनागढ़ अभिलेख में इनको वैश्य माना गया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना टॉपिक। मौर्य वंशाली 322 से 185 बीसी। ये आपका ना ये याद रख जाता है कि 322 से 185 बीसी तक मौर्य वंशाली यानी कि मौर्य संस्था चली थी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला राजा आता है चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड आता है अपना बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 था। बिंदुसार का शासनकाल 248 से 273 था। और इसके बाद में आता है अपना, फिर इसके बाद में अशोक आता है अपना। थर्ड नंबर पे अशोक आते हैं जिनका 273 से 232 तक इनका राज्य था। और फिर आते हैं अपना कुणाल आते हैं 232 से 224 बीसी तक था। और इनको तो आप दशरथ आते हैं जो दशरथ बाद में होते हैं, वो दशरथ का बाद में होता है। और ये फिर संप्रति आती है लास्ट में, लास्ट का अंतिम होता है ये। तो ये आपको याद रखना है, ये इनको तो छोड़ देना है, कोई ज़्यादा कुछ वो नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य। अब पढ़ते हैं राजाओं के बारे में विस्तार से कि इन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया था और क्या क्या इन्होंने विकसित किया था, क्या क्या शिलालेख इन्हें लगाए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। 322 से 298 बीसी के तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, आरंभिक जानकारी महावंश टीका में मिलती है। और अपना जो कि भारत का प्रथम एकीकरण व साम्राज्य, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट व सकल जम्बूद्वीप स्वामी, यानी कि भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट बना चंद्रगुप्त मौर्य और सकल जम्बूद्वीप का स्वामी बना। ठीक है, नेम्स आ जाते हैं इनके। तो चंद्रगुप्त मौर्य जूनागढ़ अभिलेख, चंद्रगुप्त मौर्य ने जूनागढ़ अभिलेख लिखा है। ठीक है, और सेड्रोकॉट्स यूनानी, स्ट्रेबो मैग्निस्ट और एरियन व जोस्टिन शायद कुछ। और पहचान होती विलियम जोन्स के द्वारा। पहचान इनकी किसने की थी? विलियम जोन्स के द्वारा। एंड्रोकोट्स में एपियन तथा प्ल्यूटार्क। राजधानी पाटलिपुत्र, पोलीब्रोथा। राजनीति मतलब इनकी जो राजधानी थी उस समय जो भी अपने मौर्य साम्राज्य की मगध की, वो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र का विस्तार से किसने अध्ययन किया वो बताया है? किसने बताया? इंडिका गणित किसने लगा था? मैग्निस्थ जी ने। उन्होंने पाटलिपुत्र को विस्तार से समझाया है। ठीक है, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो उनको याद रखना होगा। साम्राज्य की सीमाएं हिमालय से लेकर कर्नाटक तक और बंगाल की खाड़ी से हिंदू कुश तक, यानी कि कर्नाटक में जानकारी जैन व तमिल ग्रंथ एहनानु, यानी कि ये देख सकते हैं इनका ये है जो पूरा अपना मौर्य साम्राज्य था। ये पूरा मौर्य साम्राज्य था। ठीक है, सेल्यूकड निकेट्स यूनानी के युद्ध 305 बीसी में निकेट्स को हराया। सेल्यूकस निकेट्स से युद्ध, निकेट्स को हराया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। संधि की, निकेट्स की पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह हुआ, जो कि अपनी जो निकेट्स की पुत्री थी। सेल्यूकस निकेट्स के किसने लिखा था? वही इंडिका मैग्निस्थ द्वारा से। तो हेलेनो, ये थोड़ा याद रखना है, हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह होता है, जो किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस निकेट्स की। और 305 बीसी में इनके बीच में युद्ध हुआ और ऐसे इनकी संधि हुई। ठीक है, 4 प्रांत चंद्रगुप्त को मिले। कौन से? पहला काबुल, कांधार, हेरात, मकराना, ये इनको 4 प्रांत मिले। और चंद्रगुप्त द्वारा 500 हाथी बाय, मतलब चंद्रगुप्त को 500 हाथी और मिले। ठीक है, मगध में 12 वर्षों का काल राशनिंग प्रणाली में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा राशनिंग प्रणाली में। ठीक है, मृत्यु हुई थी भाई, मृत्यु होती है 298 में। चंद्रगुप्त की मृत्यु होती है 298 में। और जो कि जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा और सेलखन विधि द्वारा श्रवण बेल गोला कर्नाटक,
सुदर्शन झील के पास हुई थी इनकी चंद्रगुप्त की पुष्प गति वैश्य, जूनागढ़ में गुजरात में है। निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, गणन पुष्पगुप्त वैश्य द्वारा। सम्राट अशोक से उसके महान गुरु तुष्यत ने पुनर्निर्माण किया। सौराठ के राज्यपाल सुविशाक ने शक शासक रुद्रामन के आदेश पर झील का पुनर्निर्माण करवाया। मतलब ये सुदर्शन झील थी जिसका गुप्त काल में स्कंदगुप्त के आदेशों से चक्रपालित ने झील का पुनर्निर्माण करवाया। कश्मीर राजा प्रवर्तक ने चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता में आने की सहायता दी थी। चंद्रगुप्त का महल लकड़ी से और पत्थरों से भी बना था, बट प्लस इसमें पत्थर और कर लेना, मतलब स्टोन से बना था। अफसोस और बुलंदीबाग और कुम्हार बिहार में इसका महल बना था। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड राजा कौन होता है हमारा, बिंदुसार। जो कि बिंदुसार काफ़ी 298 से 274 तक इन्होंने राज किया। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था ये बिंदुसार, और राज्याभिषेक 298 में हुआ था इनका। राज्याभिषेक 298 में हुआ था। अन्य नाम है अमित्रघात, संस्कृति पतंजलि, शत्रुओं का नाश करने वाला, और अमित्रोचेटास यूनानी, भद्रासार और मद्रासार पुराण, और सिंहसेन जैन, माता दुर्धारा यूनानी नीति थी कि सीरियन नरेश एंटियोकस डाइमेक्स राजदूत मेगनेस्थित का उत्तराधिकारी था। एंटियोकस ने 3 प्रार्थनाएं, मंदिर, अंजीर, दार्शनिक। अन्य तथ्य हैं, तक्षशिला के विद्रोह का दमन किया इन्होंने। सुशील और अशोक के अवंती गवर्नर का। खल्लाटक 500 सदस्यों के मंत्री का प्रधान रहा। प्रधानमंत्री चाणक्य, फिर राधागुप्त आजीविक संप्रदान का अनुयायी। फिर आते हैं अशोक की बात आती है, जो कि अशोक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी उस समय। तो ये पढ़ेंगे हम बाद में, अशोक के बारे में ये पढ़ेंगे बाद में। आज के लिए इतना ही।